नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बिहार की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। बिहार बाढ़ और कोरोना की मार से तो त्रस्त है ही, और उसके बीच में तमाम अटकलें लग रही थी क्योंकि ये वर्ष वहां पर चुनाव के लिए भी है और इस वर्ष चुनाव होने हैं वहां पर, और ये अटकलें तमाम लगाई जा रही थी कि बिहार में चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी वहां चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में जो चुनाव होंगे वो तय समय पर होंगे। अनीता जी, इस बारे में जो हम लोग पहले से भी बात कर रहे थे कि क्या बिहार में अभी चुनाव का समय ठीक है या नहीं, क्योंकि विपक्षी दल निरंतर मांग कर रहे थे कि वहां पर चुनाव नहीं होने चाहिए अभी, क्योंकि कोरोना और बाढ़ दोनों का है। लेकिन उसके बीच में चुनाव आयोग का ये जो निर्णय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो शेड्यूल्ड टाइम है उसी के यानी कि अक्टूबर नवंबर में ही बिहार चुनाव होगा। उसके लिए चुनाव आयोग ने, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। लोगों को, वोटर्स जो हैं, उनका खासा ख्याल रखा जाएगा। जो कोरोना की वजह से जो महामारी फैली हुई है और इन्फेक्शन के डर हैं, उसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा जाएगा। बिहार को जो है वीवीपैट और ईवीएम मशीन अलग से और भी ज्यादा मुहैया करवाई जाएगी और एक बूथ पे 1000 मतदाताओं के वोट देने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वहां पे किसी भी जो व्यवस्था है उसमें कोई भी कोताही नहीं हो पाए और लोगों को के सुरक्षा का, उनके हेल्थ जो सिक्योरिटी है उनको लेकर के कोई भी हतोत्साहित करने वाली बात सामने नहीं आए। उसको लेकर के सजग रहे लोग, और लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो आके वोटिंग अपना कास्ट कर सकते हैं, वो बूथ पे आए, क्योंकि भीड़ कम रहेगी। 1000 से ज्यादा लोग एक बूथ पे नहीं पहुंचेंगे, और वहां पे जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसका भी जो है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसके तहत वोटर्स जो है वो वहां जाएंगे, वोट देंगे और वो आएंगे। तो ये उन्होंने कहा है। लेकिन देखना होगा कि जैसे जैसे अब बात आगे बढ़ेगी, चुनावी सरगर्मियां आगे बढ़ेंगी, तो क्या जो वो अपनी बात कह रहे हैं उसको लेकर के सारी जो पार्टियां हैं, ऑल पार्टी, बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं, वो क्या एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, या किसी को ऑब्जेक्शन भी होता है। ऑब्जेक्शन होता है तो क्या ये चुनाव आयोग तक ही रह जाता है या कोर्ट तक भी पहुंचता है? अगर कोर्ट तक पहुंचता है तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को अपना तैयारी का सारा ब्यौरा जो है कोर्ट में देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल। और वैसे भी अगर देखा जाए तो रवि जी, जिस तरीके से अभी बिहार में या देश भर में भी कोरोना का तो है ही, और कोरोना को चलते लॉकडाउन और इन सब बातें तो की जा रही है, लेकिन जितनी स्वतंत्रता दी जा रही है उसका जो जिस प्रकार से जनता इस्तेमाल कर रही है, मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर भीड़ है, बाजारों में भीड़ है। तो जब जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं, जिसके चलते चुनाव टालने की बात हो रही है, तो वो सामान्यतः अगर देखा जाए तो जनता ने तो कोरोना के साथ जीना सीख लिया, ऐसा ही प्रोजेक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल अतुल जी, जनता ने कोरोना के साथ जीना बिल्कुल सीख लिया है और सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। चुनाव समय पर कराने के पक्ष में एक जो दलील है वो ये भी है कि अभी हमने देखा है कि श्रीलंका में चुनाव संपन्न हुए हैं, उससे पहले इजराइल में चुनाव संपन्न हुए थे, अभी अमेरिका में नवंबर में करीब करीब उसी समय जब बिहार में चुनाव हो रहे होंगे तो वहाँ चुनाव चल रहे होंगे। तो जब बाकी सारी जगहों पर वैश्विक महामारी जो कोरोना है उसके होते हुए चुनाव हो रहे हैं, और भी कई देशों में, छोटे देशों में चुनाव हुए हैं, बुरुंडी में चुनाव हुए हैं, तो जब वहाँ की जो चुनाव मशीनरी है, जब वहाँ चुनाव करा सकती है कोरोना के बावजूद, तो भारत का चुनाव आयोग तो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला आयोग है, और जाहिर है कि इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। तो समय पर चुनाव कराने में जहां तक मेरा अपना निजी जो एक चिंता की बात है, वो केवल इतनी सी है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जो 75 लाख की आबादी कही जा रही है कि बाढ़ में फंसी हुई है, जिसमें बहुत सारे शहरी इलाके भी शामिल हैं और बहुत सारे ग्रामीण इलाके भी शामिल है, वहाँ थोड़ा सा मतदान कराना एक टेढ़ी खीर साबित होगी। हो सकता है उसके लिए भी चुनाव आयोग ने कुछ विशेष इंतजाम किए हों। जैसा कि अनीता ने बताया,
सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल ही ये बयान दिया था कि समय पर चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, सन्नद्ध है। तो ऐसे में उन्होंने नावों का या एनडीआरएफ की कुछ विशेष, एनडीआरएफ से हो सकता है कुछ विशेष व्यवस्थाएं करने को कहा हो। जाहिर है कि अब चूंकि समय पर चुनाव होने तय हो गए हैं, अगर कोर्ट की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में नहीं जाता और कोर्ट की तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली जाती है, तो जाहिर है कि अब चुनावी मोड में बिहार पूरी तरह कल के बाद से, आज के बाद से आ जाएगा। पहले से ही है, अब और जोर लगा के पार्टियां जी बिल्कुल। और बिल्कुल आपका कहना ठीक है, चुनावी मोड में आता दिख रहा है, क्योंकि यशवंत सिन्हा आज बाढ़ग्रस्त लोगों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिलने गए। हालांकि उनकी मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने वहां अधिकारियों को ज्ञापन दिया और बाद में पत्रकारों के समक्ष बुरी तरह नीतीश प्रशासन को लताड़ा भी कि किस प्रकार से नीतीश हवाई दौरे सिर्फ कर रहे हैं और जो बिहार की जो जनता है वो उसका ध्यान नहीं रख रहे, जो बाढ़ग्रस्त जनता है। और उन्होंने ये बताना भी नहीं भूले कि वो स्वयं बाढ़ग्रस्त इलाकों में संपर्क करके आए हैं, उनकी हालत देख कर आए हैं। अनीता, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो चुनावी गियर है गाड़ियों में वो डलने लगा है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां चुनाव की ओर बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, अगर तेजस्वी यादव चाहे यशवंत सिन्हा, इन सब के मूड देखे तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की जो भूमिका होती है उसमें काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो कि एक थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद को लेकर के वो वहां पे बिहार पहुंचे हैं और कितना सक्सेसफुल होते हैं ये बात की बात है। लेकिन वो जो जिस जगह पे पहुंचे वो जगह जो है बहुत ही अहम मानी जाती है। वो बिहार में अगर गांधी से लेकर जो आजादी की लड़ाई में गांधी के सत्याग्रह से लेकर विनोबा भावे तक जिन्होंने भी अपने काम की शुरुआत की, उसी स्थान पे वो गए, वहां पे माल्यार्पण किया, वहां से उन्होंने अपनी भूमिका को आगाज दिया था। तो यशवंत सिन्हा भी वहीं पहुंचे और वहां से उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत ही नहीं की, माल्यार्पण करने के बाद एक अग्रेसिव मोड में आते हुए वो नीतीश कुमार पे निशाना साधे कि नीतीश कुमार सोए हुए हैं, बिहार से ग्रसित बिहार की जनता की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। हालांकि ये कमोबेश ये वहाँ की जनता की भी ये शिकायत है कि कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो उनसे दूर हैं और उनको लेकर के जनता जो है उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। तो इस पर नीतीश कुमार को जवाब तो देना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है विपक्षी दलों की तरफ से, वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि अब चुनाव अगर सही टाइम पे होता है तो इस तरह से अगर हम स्लीपिंग मोड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जनता के बीच जाने के लिए जनता के मुद्दों को उठाना जरूरी है, ये विपक्ष समझ रही है और इसके अनुकूल अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। जी बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने भी जैसा आपने बताया भी कि अब कुल मिलाकर ये मन भी बना लिया है। उनका जो अभी ताजा बयान आया उसमें उनका कहना यही है कि सरकार ने, चुनाव आयोग ने हमसे हमारी राय पूछी थी, वो हमने दे दी है, लेकिन अगर उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करता है कि चुनाव तय समय पर होंगे तो वो भी हमें मान्य है। यानी कि एक तरीके से ये उनकी स्वीकृति है और ये उनकी जी रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं इसी सिलसिले में ये कहना चाह रहा था कि चुनाव आयोग ने सारे जो बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उन सबसे चुनाव की रूपरेखा, चुनाव की समय को लेकर के राय मांगी थी। और अब जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने करीब बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चुनाव आयोग समय पर चुनाव कराएगा, ऐसे में मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का जो रवैया है, जो एनडीए सरकार में केंद्र की शामिल है और उसके जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके पिताजी रामविलास पासवान केंद्र में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनका रवैया, उस पार्टी का रवैया मुझे थोड़ा सा
हैरत में डालता है। कल ही उन्होंने एक बयान जारी किया मीडिया के लिए कि वे चुनाव टालने के पक्ष में है। एक दूसरा, उन्होंने कोरोना पर कोरोना का जो महासंकट है उससे सही तरीके से नहीं निपटने के लिए नीतीश सरकार पर काफी टीका टिप्पणी भी की। तो अब जब चुनाव समय पर होने वाले हैं तब आप चुनाव टालने के पक्ष में बयान अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और है। हो सकता है कि शायद कोई कानूनी पहलू पर एलजेपी विचार कर रही हो। और दूसरी बात यह है कि जो समीकरण हमें सीधे सीधे समझ में एनडीए के वहां बिहार में पहले से भी आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह संभव है कि और कई बार दिल्ली में एलजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चिराग पासवान है, रामविलास पासवान है, उन्होंने ये बयान भी दिया है कि नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू, हम उसके साथ गठबंधन में नहीं है बिहार में, हम बीजेपी के साथ हैं। तो ये जो बयानबाजी एलजेपी की तरफ से अब थोड़ी थोड़ी धार पकड़ रही है, ये किस ओर जाएगी, ये भी देखने लायक बात हो। जी बिल्कुल। और इन्हीं तमाम मुद्दों में एक मुद्दा जो अभी देश भर में चर्चा का विषय बना है वो सुशांत सिंह राजपूत का भी मुद्दा बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार निरंतर इस तरीके के प्रयास कर रही है कि जो सीबीआई जांच की एक जो मांग की गई थी और जो एक सीबीआई की कमेटी बनाई गई है, सीबीआई की टीम जो उसकी जिसको वो जांच सौंपी गई है, वो कहीं ना कहीं वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये संदेह फिर एक बार बढ़ रहा है। और अभी एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि महाराष्ट्र में अभी मुंबई में जितने शिवसेना के होर्डिंग्स लगे हैं उनसे आदित्य ठाकरे का फोटो हटा लिया गया है। ये भी एक बात अभी मीडिया में देखने में आई। तो क्या खेल है, मतलब अगर क्या जो बातें की जा रही हैं, कोई जो दावे किए जा रहे हैं और जिस प्रकार से सामना ने व्यक्तिगत पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है सुशांत की और उनके पिताजी के संबंधों की, उसके बारे में बयानबाजी शुरू की और सुशांत के पिता की तस्वीर लगा के लोगों ने दिखाया कि वो अपने पिता के साथ कितने खुश थे। अब इस स्तर पर ये सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है उसकी कहानी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। क्या इसमें समीकरण लग रहे हैं अनीता आपको कि आप क्योंकि निरंतर इस खबर से जुड़ी हुई है और खबर पे आपकी नजर भी है, सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनते चले जा रहे हैं? देखिए, अभी हालिया बयानों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को अब राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जब एफआईआर करवाया तो उन्होंने अपनी बेबसी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो पूरी सुनवाई हुई उसमें रिया की तरफ से पहले तो रिया ने कहा था कि ये बिहार पुलिस का कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं है, इस जो पूरा वाकया है वो मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस इससे सीधे तौर पे संलग्न है और वो तहकीकात कर रही है। तो क्षेत्र जो अधिकार, जो जांच का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को जाता है। लेकिन उसको जब बिहार पुलिस वहां पहुंची एफआईआर को लेकर के छानबीन करने के लिए, तो ना बिहार पुलिस की तरह से जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने बर्ताव किया वो साफ जाहिर था कि वो उनके साथ कोई भी कॉपरेशन करने को राजी नहीं है और रिया तक वो पहुंच भी नहीं पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रिया की तरफ से पिटीशन डाली गई कि ये चीजें रोकी जाए। तो के सिंह जो सुशांत के पिताजी है उनकी तरफ से कैबिनेट डाला कि मुझे सुने बिना कोई भी फैसला नहीं लिया जाए। वही सुनवाई आज हो रही थी जब ईडी ने सम्मन किया तो रिया ने कल फिर एक हलफनामा डाला था कि हमें तंग किया जा रहा है, सीबीआई का कोई भी रोल नहीं यहाँ पे है और ये महाराष्ट्र पुलिस को ही करने देना चाहिए, किसी और कोर्ट में ये मामला नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र में ही रहना चाहिए। रिया अपने जाल में खुद ही फंसती जा रही है, क्योंकि जो रिया ट्वीट करके ये सीबीआई जांच की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि पूरे मामले को कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनको धमकियां मिल रही हैं और वो परेशान हैं सुशांत की मौत को लेकर के। आज वही रिया सीबीआई जांच से कहीं ना कहीं घबराई हुई नजर आ रही है और उसके लिए अपोज कर रही है। हालांकि कोर्ट में रिया के वकील ने कहा कि ठीक है सीबीआई जांच हो, लेकिन मामला जो है, जो कोर्ट का अधिकार जो है वो महाराष्ट्र कोर्ट के पास ही रहे। तो ये सुनवाई अभी चल रही है। वो
विकास सिंह जो कि केके सिंह के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से भी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं सुशांत के वकील की तरफ से। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात हुई है, श्रुति मोदी जो कि प्रशांत की वित्तीय मैनेजर थी, जो उनका पूरा फाइनेंस ट्रांजैक्शन देखती थी, वो उनको और रिया चक्रवर्ती विद फादर एंड ब्रदर जो ईडी ने सम्मन किया था, उनको पूछताछ के लिए आज भी पूछताछ हो रही थी, जिसमें श्रुति ने ये साफ कर दिया था कि जब तक वो सुशांत की फाइनेंस एडवाइजर थी, तब तक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। वो जब से रिया उनकी लाइफ में आई, उनकी दखल अंदाजी कम हो गई थी, सारा काम रिया देखने लगी थी, और फरवरी 2020 के बाद सुशांत से उनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई, सारा कामकाज रिया देख रही थी। ईडी ने तीनों के, इन सब के मोबाइल, रिया चक्रवर्ती, सौरभ चक्रवर्ती और उनके फादर के साथ साथ श्रुति मोदी के और जो उनके फ्रेंड हैं सिद्धार्थ पचानी, उनके फोन को जब्त कर लिया है। 1 साल के अंदर में जितनी भी चैटिंग हुई है, जितनी भी बातचीत हुई है, उसको रिट्राइव किया जाएगा, उसको रिकवर किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर किसके बीच में क्या क्या बातें चल रही थी, क्या क्या तार जुड़ा हुआ था। और इसके साथ ही रिया जो जिस तरह से लाखों की कमाई नहीं थी, लेकिन करोड़ों का वो डील कर रही थी, करोड़ों की जायदाद बेच रही थी और खरीद रही थी, तो आखिर इतना पैसा रिया के पास कहाँ आया, इन सब की जांच की जाएगी। सीबीआई को अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी, या महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई भी कॉपरेशन नहीं मिला है। उनको अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी गई है, कोई भी वीडियो नहीं दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई है। तो सीबीआई इस कवायद में है कि सारी कॉपी मिले, ताकि अपनी जांच जो है अपने तरीके से शुरू कर सके। तो देखना ये होगा कि आखिर ये जांच जैसे जैसे आगे चलता है, क्या क्या परतें खुलती हैं, जब फोन के सारे चैट, सारे कॉल्स रिट्राइव होते हैं, जो कि डिलीट कर दिए गए हैं, तो उनमें क्या क्या बातें सामने आती हैं। क्योंकि कल जो सुशांत के फादर का एक उन्होंने डिस्क्लोज किया अपना एक व्हाट्सएप चैट श्रुति और रिया के साथ, उनमें वो बिल्कुल ही अनुरोध कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटे से मेरी बात करवा दो, मेरी बात देखभाल कर रहे हो, उसको दवाई खिला रहे हो, मेरा भी बतौर पिता मेरा भी हक बनता है। तो संजय राउत का जो वो क्लेम था कि उनकी पिता से नहीं बनती थी, उनके पिता की 2 शादी हो चुकी थी, जिससे सुशांत परेशान थे और दुखी थे, इसकी वजह से आत्महत्या किए, तो वो बात भी पूरी तरह से खारिज हो गई है। तो महाराष्ट्र सरकार को की जवाबदेही जो है इस केस की तरफ बढ़ती जा रही है और सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब महाराष्ट्र पुलिस और सरकार दोनों को देना है। जी बिल्कुल, सुशांत को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी कुल मिलाकर जो स्थिति दिखाई दे रही है, तो महाराष्ट्र में मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी बुरी तरह हिली हुई है। अभी गुंजन सक्सेना करके एक पिक्चर रिलीज हुई है, जिसको धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है, जिसके प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, और ये जानकर ताज्जुब होगा आपको कि उस फिल्म में उन्होंने जो उसकी पब्लिसिटी है या जो क्रेडिट्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें कहीं उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, ताकि लोग, जो एक बात चल रही थी कि करण जौहर, सलमान खान, आदित्य चोपड़ा इनका बहिष्कार करें, उनके नाम का जुड़े होने का कोई असर फिल्म पे ना पड़े। ये भी बड़े एक दिलचस्प बात अभी देखने में आई है। तो खैर, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है, उसने कई सारी जो गंदगियां हैं बॉलीवुड की, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, वो सबके सामने लाई हैं। नेपोटिज्म की बात हुई, और इस तरीके के रैकेट, यानी कि रिया चक्रवर्ती की केस में और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में अगर ये सच्चाई है कि किस प्रकार से उसको फंसाया गया, प्रताड़ित किया, और हमने पीछे देखा भी रवि जी, मी टू करके कैंपेन चला था, इसमें बड़े सारे बड़े बड़े नाम लिए गए थे और उनको फंसाया गया था, और कुछ दिन चर्चा में रहने के बाद वो सब खामोशी छा गई, यानी कि उसकी सच्चाई भी आज तक नहीं निकल कर आई। रवि जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप क्या, मी टू पर? अच्छा, हाँ अतुल जी, आवाज आपकी नहीं सुनाई पड़ रही थी मुझे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिन मामलों में बहुत बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां ग्लैमर से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, या अफसरशाही से जुड़ी हुई जो हस्तियां विवाद में आती हैं, तो हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ दिन वो चर्चा में रहते हैं। जैसे कि आपने मीटू का जिक्र किया, तो एमजे अकबर तक को मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि
जो सोशल मीडिया की, देश की जो आवाज है उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसी आवाजें एक दो बलिदान लेकर के, और वो भी चूंकि क्रिमिनल केस है तो इस्तीफा तो अपनी जगह है, क्रिमिनल केस में न्याय कहां तक मिलेगा प्रिया रमानी को, ये देखने वाली बात होगी। और ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ सिक्के का जो दूसरा पहलू है वो ये भी बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई अगर ठान लें तो फिर जो जो जांच का जो भी मुर्दा, गड़ा मुर्दा कितना ही गहरे दफन कर दिया जाए रसूखों के चलते, उसका कंकाल तो निकल के आता ही है। और उसका बाकायदा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे तो नहीं लेकिन चुनिंदा बहुत सारे मामलों में ऐसा भी हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब चार्जशीट पेश की गई, क्षेत्राधिकार से संबंधित जो बहस है, तो क्षेत्राधिकार से संबंधित अदालतों में जब चार्जशीट पेश की गई तो जो विक्टिम पक्ष है उनकी मांग पर वो केस दूसरे राज्यों की अदालत में भी चलाए गए हैं। तो व्यवस्था तो सब कुछ है, जो नॉर्मल चीज है तब तो ठीक है कि भाई क्राइम मुंबई में हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी बहुत सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट्स को या संबंधित अदालतों को ऐसी भी देता है कि केस पूरा का पूरा केस दूसरे राज्यों में शिफ्ट हुआ है। ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई अपनी पर आ गई तो तमाम शक्तियां उनके पास ऐसी हैं कि वो सारी की सारी चीजें खोद के निकाल लेंगी। और जो आपने शुरुआत में कहा इस प्रश्न को उठाते हुए कि अगर मुंबई में जो शिवसेना से संबंधित पोस्टर लगे हुए हैं उनमें से अगर आदित्य ठाकरे के की शक्ल गायब है और अगर सामना में बहुत व्यक्तिगत होकर के संपादकीय या आर्टिकल शिवसेना अगर लिख रही है तो कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो कहावत है वो भी साबित होती है। और उन्हें भी जाहिर है वो भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कानून से परे हो। लेकिन वही है कि मंशा इन्वेस्टिगेशन की क्या है, न्यायिक प्रक्रिया जो है उसकी मंशा क्या है, सही दिशा में न्यायिक प्रक्रिया चलेगी तो कोई भी उससे बच नहीं सकता है। और जाहिर है कि यही डर अगर शिवसेना के परिवार में अगर कहीं न कहीं से डर है तो इसका कुछ मतलब होता है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा रवि जी। न्याय मिलने में या न्याय ना मिलने में सरकार की मंशा, सीबीआई की मंशा, बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं काउंट करती हैं। लेकिन देखने में आया है कि जिस प्रकार से अभी कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस से सवाल जवाब कर रही है, तो उससे उम्मीद ये बंधती है कि फैसला तो तथ्यों के आधार पर होगा, सच्चाई के आधार पर होगा। लेकिन हम ये उम्मीद मान सकते हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है और उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है। बिहार में चुनाव की तारीखें कब होती हैं, लेकिन कम से कम अभी फिलहाल आज ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव समय पर होंगे। बिहार अपडेट में हम लोग बोलना चाहूंगी अतुल जी कि बिहार पुलिस की तरफ से एक तुगलकी फरमान आया है। बिहार पुलिस ने यह साफ किया है कि बिहार राज्य में न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल जो कि आरएनआई या पीआईबी रजिस्टर्ड नहीं है वो अवैध रूप से चल रहे हैं और उनको बंद करवाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया का खौफ जो है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को जरूर सता रहा है। जो चीजें हर जगह से उभर के सामने आ रही हैं, एक न्यूज, एक पोर्टल के माध्यम से, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो बिहार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रही हैं, उसको उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि चुनाव आने वाला है, जाहिर सी बात है सवाल जितने कम खड़े हों ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है अनीता, ये जो बाढ़ की तस्वीरें हैं, जो कोरोना से निपटने में जो असफल प्रयास वहां पर साबित हुए हैं, इन सब को छुपाने का एक मुझे लगता है असफल प्रयास है। और इस तरह से आप गलत को दंडित कीजिए। आप गलत को दंडित करने के चक्कर में जो सही बातें हो रही हैं उनका भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने हर नागरिक को दी है। और अगर बिहार पुलिस का ये फरमान, तुगलकी फरमान जैसा आपने कहा कि आया है, तो इसकी लड़ाई भी न्यायालय तक जरूर पहुंचेगी। और इस तरह आप जनरलाइज करके
लोगों की अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिहार अपडेट में हम लोग आपसे निरंतर अनुरोध करते रहते हैं अपने दर्शकों से कि अगर आपके पास भी कोई बात है कहने के लिए, आप हम तक ईमेल के थ्रू भेजें biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से बिहार अपडेट का, और उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। रवि जी, आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता जी, आपका भी धन्यवाद, और अभी जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन सबका भी धन्यवाद।